हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज जो आपकी क्लास है वो है एसएससी सीजीएल कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल टायर फर्स्ट की सॉल्व पेपर्स एवं प्रैक्टिस बुक है। इसमें आपके पीवाईक्यूज हैं जो आपके पिछले जो पेपर हुए हैं 2023 और 24 में वो हैं, और आपके प्रैक्टिस सेट हैं। तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। और इसमें जो हम करेंगे वो है आपके जनरल अवेयरनेस यानी जीके से संबंधित क्वेश्चन आपके जो 25 पूछे जाते हैं एसएससी सीजीएल टायर फर्स्ट में। तो ये आपके एग्जाम हैं जो आपके 2024 में हुए हैं, उसके बाद आपके 2023 में, और उसके बाद आपकी प्रैक्टिस सेट है। इसका जो सिलेबस है वो आपके 4 पार्ट में डिवाइड होता है। सबसे पहले आती है जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, यानी ये आपके 25 क्वेश्चन और आपके 50 मार्क्स के। जनरल अवेयरनेस 25 क्वेश्चन, क्वांटिटी एप्टीट्यूड 25 क्वेश्चन, और इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन ये भी आपके 25 क्वेश्चन आते हैं। तो हम जो सॉल्व करेंगे वो आपकी जनरल अवेयरनेस करेंगे 25 जिसके क्वेश्चन है। चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। और सबसे पहले जो आपका पेपर है वो है आपका, सबसे पहले जो आपका एग्जाम है वो है जो आपका 9 सितंबर 2024 को हुआ था शिफ्ट 1 में, वो आपका एग्जाम है। सबसे पहले है जनरल अवेयरनेस। इसमें पहला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य द्वारा संचालित शिक्षण संस्थानों में कोई भी धार्मिक शिक्षा प्रदान करने पर रोक लगाता है। ऑप्शन है आर्टिकल 30, आर्टिकल 31, आर्टिकल 29 और आर्टिकल 28। तो राइट ऑप्शन है आर्टिकल 28। ये आपको यह अनुच्छेद यह सुनिश्चित करता है कि राज्य द्वारा संचालित स्कूलों और कॉलेजों में भी किसी भी धर्म के प्रचार प्रसार से संबंधित धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती। इसका उद्देश्य धर्मनिरपेक्षता को बढ़ावा देना और धर्मों के प्रति समान दृष्टिकोण अपनाना है। तो डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित निम्नलिखित में से कौन पद्मश्री पुरस्कार विजेता लोक गायक या गायिका है। तो वो आपकी अजिता श्रीवास्तव है। इन्हें कजरी लोकगीतों को लोकप्रिय बनाने और बढ़ावा देने के लिए जाना जाता है, जो मिर्जापुर और आसपास के क्षेत्र का एक लोकप्रिय संगीत है। कला के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए उन्हें भारत सरकार द्वारा 2022 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। तो ए ऑप्शन करेक्ट है, अजिता श्रीवास्तव। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी पृथ्वी पर सबसे बड़ी भूपर्वतीय प्लेट है जिसका क्षेत्रफल 10 करोड़ 30 लाख किलोमीटर स्क्वायर से अधिक है। तो इसमें जो आपके है वो प्रशांत प्लेट है, पैसिफिक प्लेट। पृथ्वी की भूपर्वतीय 7 टेक्टोनिक प्लेटों से विभाजित किया गया। इन प्लेटों का आकार और क्षेत्रफल अलग अलग होता है। इनमें से सबसे बड़ी प्रशांत प्लेट है। तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक सूत्र CH3 CH2 CH2 CO2H युक्त एक सीधी श्रृंखला अल्काइल कार्बोक्सिलिक अम्ल है। तो वो आपका ब्यूटायरिक अम्ल है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अल्काइल कार्बोक्सिलिक अम्ल कार्बनिक यौगिक होते हैं जिसमें एक कार्बोक्सिलिक समूह होता है जो एक हाइड्रोकार्बन श्रृंखला से जुड़ा होता है। सीधी श्रृंखला अल्काइल कार्बोक्सिलिक अम्ल में कार्बन परमाणु की श्रृंखला अशाखित होती है। पॉइंट है इसमें कि CH3 CH2 CH2 CO2H सूत्र का मतलब है कि 4 कार्बन परमाणु एक सीधी श्रृंखला से जुड़े हैं और अंतिम कार्बन परमाणु पर एक कार्बोक्सिलिक समूह जुड़ा है। इस संरचना वाले अम्ल को ब्यूटायरिक अम्ल कहते हैं जिसका IUPAC नाम ब्यूटेनोइक अम्ल है। तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी 1952 में विकसित एक निष्क्रिय पोलियो वैक्सीन है। तो वो साल्क वैक्सीन है। साल्क वैक्सीन 1952 में विकसित एक निष्क्रिय पोलियो वैक्सीन है। रक्त में इंजेक्ट किया गया साल्क वैक्सीन रक्त प्रवाह में IgG मध्यस्थ प्रतिरक्षा प्रदान करता है जो पोलियो संक्रमण को बढ़ने से रोकता है। तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन से अधिनियम के तहत भारत पर शासन करने की शक्ति अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन को हस्तांतरित कर दी गई थी। तो वो आपका भारत सरकार अधिनियम 1858 है। इसके तहत ब्रिटिश क्राउन ने भारत पर शासन करने की शक्ति अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी से ले ली थी। इससे पहले कंपनी ही भारत में राजनीतिक और आर्थिक
सत्ता का केंद्र थी। इस अधिनियम के तहत ब्रिटिश सरकार ने भारत के प्रशासन के लिए एक नया पद वायसराय बनाया। इस पद पर नियुक्त होने वाले पहले व्यक्ति लॉर्ड कैनिंग थे। इस अधिनियम के बाद ब्रिटिश क्राउन ने भारत के प्रशासन पर सीधा नियंत्रण स्थापित कर लिया और कंपनी की भूमिका केवल व्यापार तक सीमित हो गई। तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 77 किससे संबंधित है? तो ये भारत सरकार के कारोबार के संचालन से संबंधित है। आपका डी ऑप्शन करेक्ट है। इस अनुच्छेद के तहत भारत के राष्ट्रपति भारत सरकार के कार्यकारी कार्यों के लिए उत्तरदायी होंगे। राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करेंगे। इस अनुच्छेद के तहत सरकार के कार्यों का संचालन राष्ट्रपति द्वारा बनाए गए नियमों और प्रक्रियाओं के अनुसार किया जाएगा। तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अकबर के शासनकाल के दौरान राजस्व मंत्री कौन था? मुल्ला दो प्याजा, तानसेन, टोडरमल, अब्दुल रहीम। तो टोडरमल थे। सम्राट अकबर के शासनकाल में राजस्व मंत्री राजा टोडरमल थे। राजा टोडरमल अकबर के दरबार के नवरत्नों में से एक थे। वे मुगल साम्राज्य के वित्त मंत्री थे। राजा टोडरमल की अकबर के राजस्व विभाग में कई सुधार किए। उनके सुधारों को दहसाला बंदोबस्त के नाम से जाना जाता है। राजा टोडरमल ने राजस्व की एक नई प्रणाली की शुरुआत की जिसे जब्ती प्रणाली के नाम से जाना जाता है। तो सी ऑप्शन करेक्ट है, टोडरमल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला है पंचवर्षीय योजना सदैव तृतीय क्षेत्र के विकास पर केंद्रित रहती है, गलत है। अगला है कि पंचवर्षीय योजना अर्थव्यवस्था में मुख्यतः निजी हस्तक्षेप पर केंद्रित है, ये भी सही नहीं है। नेक्स्ट है कि पंचवर्षीय योजना सदैव बाजार उन्मुख गतिविधियों पर जोर देती है, ये भी नहीं। और पंचवर्षीय योजना सरकार को अर्थव्यवस्था में दीर्घकालिक हस्तक्षेप की सुविधा देती है। तो आपका डी ऑप्शन सही है। पंचवर्षीय योजनाएं सरकार द्वारा अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में संतुलित और दीर्घकालिक विकास को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से तैयार की जाती हैं। ये योजनाएं मुख्यतः राष्ट्रीय स्तर पर योजना आयोग द्वारा बनाई जाती है। इनका उद्देश्य दीर्घकालिक आर्थिक उद्देश्यों जैसे औद्योगिकीकरण, गरीबी उन्मूलन, कृषि विकास और सामाजिक न्याय को प्राप्त करना है। अतः दिए गए विकल्पों में डी ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की जनगणना की परिभाषा के अनुसार एक सीमांत श्रमिक वह व्यक्ति है जो कितने दिनों तक काम करता है? तो वो आपका जो काम करता है वो एक वर्ष में 183 दिनों से कम, यानी कि 6 महीने। तो बी ऑप्शन करेक्ट है। भारत की जनगणना की परिभाषा के अनुसार सीमांत श्रमिक वह व्यक्ति है जो एक वर्ष में 183 दिनों या कम दिन काम करता है। मानक जनगणना में रोजगार की स्थिति के आधार पर व्यक्तियों को वर्गीकृत किया जाता है। इस वर्गीकरण के अनुसार मुख्य श्रमिक व सीमांत श्रमिक के अलावा गैर श्रमिक भी होते हैं। मुख्य श्रमिक वह व्यक्ति जो एक वर्ष में कम से कम 183 दिन या 6 महीने काम करता है। गैर श्रमिक कौन से होते हैं? तो वह व्यक्ति जो एक वर्ष के दौरान बिल्कुल भी काम नहीं करते, वो गैर श्रमिक होते हैं। और भारत में सभी श्रमिकों में से 77.8% लोग मुख्य श्रमिक हैं। आपका इसमें जो ऑप्शन सही था वो बी ऑप्शन करेक्ट था। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन 2002 में भारत में भारत के तीसरे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म भूषण से सम्मानित होने वाला सबसे कम उम्र का वाद्य यंत्र वादक था? तो वो उस्ताद जाकिर हुसैन थे। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। उस समय भी सबसे कम उम्र के वाद्य यंत्र वादक थे जिन्हें यह सम्मान मिला था। उस्ताद जाकिर हुसैन को 2023 में पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया था। तो बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? पहला है कि चिप्स को खराब होने से बचाने के लिए चिप्स निर्माता आमतौर पर चिप्स के बैगों को नाइट्रोजन से भर देते हैं, ये सही है। दूसरा है कि ऑक्सीकरण को रोकने के लिए वसा और तेल युक्त खाद्य पदार्थों में एंटीऑक्सीडेंट मिलाए जाते हैं, सही है। अगला है वसा और तेल समय के साथ अपचयित हो जाते हैं और उनमें दुर्गंध आने लगती है, नहीं। और अगला है कि वसा और तेल उपचयित होने के कारण बासी हो जाती है। तो आपका इसमें सी गलत है, क्योंकि वसा और तेल समय के साथ अपचयित न होकर ऑक्सीकृत हो जाते हैं और जिसके कारण उनमें से दुर्गंध आने लगती है। ऑक्सीकरण एक रासायनिक परिवर्तन है जिसमें परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉनों या ऑक्सीजनों का स्थानांतरण शामिल होता है। तो आपका इसमें सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
निम्नलिखित में से किस राज्य में ओडिसी नृत्य संस्थान नृत्यग्राम स्थित है? तो वो कर्नाटक में है। ओडिसी नृत्य संस्थान नृत्यग्राम कर्नाटक के बेंगलुरु में है। यह बेंगलुरु से 30 किलोमीटर पश्चिम में बेंगलुरु पुणे मुख्य मार्ग पर स्थित है। इस संस्थान की स्थापना प्रोतिमा गौरी ने की। ओडिसी भारत के शास्त्रीय नृत्यों में से एक है और इसकी उत्पत्ति उड़ीसा राज्य में हुई है। नृत्य देवदासी परंपरा से प्रेरित है। तो बी ऑप्शन करेक्ट है, कर्नाटक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस ओलंपिक में खो खो को मुख्य स्टेडियम में एक प्रदर्शनी में दिखाया गया था? तो वो 1936 में दिखाया गया था और यह खेल के लिए एक महत्वपूर्ण क्षण था क्योंकि इसने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ध्यान आकर्षित किया था। हालांकि यह एक आधिकारिक ओलंपिक खेल नहीं बना, लेकिन ओलंपिक में इसका शामिल होना इसकी क्षमता और लोकप्रियता को उजागर करता है। तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नुवाखाई किस राज्य का त्योहार है? तो नुवाखाई आपका उड़ीसा का है और नुवाखाई या नवाखाई मुख्य रूप से भारत में पश्चिमी उड़ीसा और दक्षिणी छत्तीसगढ़ के लोगों द्वारा मनाए जाने वाला एक कृषि त्योहार है। नुवाखाई को मौसम के नए चावल के स्वागत के लिए मनाया जाता है। नई फसल की पूजा की जाती है और लोग अपने परिवार के साथ मिलकर फसल का पहला चावल खाकर इसे मनाते हैं। तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तमिल में सबसे प्राचीन महाकाव्य शिल्पाधिकारम यानी रत्न जड़ित पायल 5वीं-6वीं शताब्दी ईस्वी में किसके द्वारा लिखा गया? तो ये इलंगो आदिगल के द्वारा लिखा गया। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। इलंगो आदिगल तमिल भाषा के प्रसिद्ध कवि थे जिन्होंने 5वीं-6वीं शताब्दी ईस्वी में तमिल का सबसे प्राचीन महाकाव्य शिल्पाधिकारम लिखा। इलंगो आदिगल एक जैन भिक्षु और कवि थे। यह महाकाव्य तमिल साहित्य के 5 महाकाव्यों में से एक माना जाता है और तमिल लोगों द्वारा अत्यधिक सम्मानित है। तो सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेटा और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा नए भारत के सपने अभियान किस वर्ष शुरू किया गया? तो ये 2023 में शुरू हुआ। बी ऑप्शन करेक्ट है। 2023 में मेटा और महिला बाल विकास मंत्रालय द्वारा नए भारत के सपने अभियान की शुरुआत हुई और यह अभियान महिला सशक्तिकरण और लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से शुरू किया गया। नए भारत के सपने अभियान का उद्देश्य भारत में महिलाओं को सशक्त बनाना और लैंगिक समानता को बढ़ावा देना है। यह मेटा और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के बीच एक सहयोगात्मक पहल है। तो बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना में मैदानी क्षेत्रों के लिए इकाई सहायता की लागत केंद्र और राज्य सरकारों के बीच किसके अनुपात में साझा की जाती है? तो 60 और 40 के अनुपात में साझा की जाती है। ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वस्तु को आर्थिक प्रक्रिया में और परिवर्तन की आवश्यकता है? अंतिम माल, पूंजीगत माल, मध्यवर्ती माल, उपभोक्ता टिकाऊ माल। तो इंटरमीडिएट गुड्स यानी मध्यवर्ती माल है। सी ऑप्शन करेक्ट है। मध्यवर्ती माल वे वस्तुएं होती हैं जो किसी अन्य वस्तु के उत्पादन के लिए उपयोग की जाती हैं। ये अंतिम उत्पाद बनने से पहले आर्थिक प्रक्रिया में और परिवर्तन की आवश्यकता रखती हैं। अंतिम माल ये उपभोक्ता द्वारा सीधे उपयोग की जाने वाली वस्तुएं और उन्हें किसी प्रक्रिया की आवश्यकता नहीं होती। पूंजीगत माल ये उत्पादन में सहायता करने वाले साधन होते हैं लेकिन स्वयं अन्य वस्तुओं में परिवर्तित नहीं होते। अगला है उपभोक्ता टिकाऊ माल। तो ये उपभोक्ता द्वारा लंबे समय तक उपयोग किए जाने वाले माल होते हैं। आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुस्लिम महिला यानी विवाह अधिकार संरक्षण अधिनियम 2019 की निम्नलिखित में से कौन सी धारा निर्वाह भत्ते से संबंधित है? तो धारा 5 है, सेक्शन 5। मुस्लिम महिला अधिनियम 2019 को मुस्लिम महिलाओं के विवाह, तलाक और गुजारे के मामलों में अधिकारों की रक्षा के लिए अधिनियमित किया गया था। इस अधिनियम की धारा 5 मुख्य रूप से निर्वाह भत्ते के मुद्दे से संबंधित है। यह उन परिस्थितियों को रेखांकित करती है जिसके तहत एक पत्नी को अपने पति से निर्वाह भत्ता प्राप्त करने का अधिकार होता है यदि वह स्वयं का भरण पोषण करने में असमर्थ है। तो ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेलवे वार्षिकी 2019-20 के अनुसार भारतीय रेलवे नेटवर्क की लंबाई कितनी थी? तो ये 67,965 किलोमीटर थी। यह कुल रेल मार्ग की लंबाई का प्रतिनिधित्व करता है जिसमें मुख्य रेल पटरियां और शाखा मार्ग शामिल है। भारतीय रेलवे का यह नेटवर्क माल और यात्रियों के परिवहन की महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा चित्रण माइटोकॉन्ड्रिया का संरचनात्मक विवरण दिखाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया ये नहीं यानी बी ये है। तो आपका इसमें जो ऑप्शन सही है वो आपका बी सही है। ए ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। माइटोकॉन्ड्रिया को
कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है? क्योंकि क्योंकि वे एटीपी के रूप में कोशिका ऊर्जा उत्पादन करने के लिए जिम्मेदार होते हैं। इनकी एक अनोखी दोहरी झिल्ली संरचना होती है। बाहरी झिल्ली चिकनी होती है, जबकि आंतरिक झिल्ली सिलवटों में मुड़ी होती है, जिन्हें क्रिस्टी कहा जाता है, जो ऊर्जा उत्पादन के लिए सतह क्षेत्र को बढ़ाती हैं। तो आपका इसमें बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश ने पहली पुरुष एशियाई हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी जीती थी? तो वो भारत ने जीती थी 2011 में। भारत में पहली बार पुरुष एशियाई हॉकी की चैंपियंस ट्रॉफी जीती। वर्ष 2011 में हुए इस टूर्नामेंट में भारत ने अपने चिर प्रतिद्वंदी पाकिस्तान को पेनल्टी शूटआउट में हराकर खिताब जीता। राजपाल सिंह की कप्तानी में भारत ने यह खिताब जीता था। तो डी ऑप्शन करेक्ट है। और इसमें पॉइंट है कि एशियाई हॉकी महासंघ हर साल पुरुषों की एशियाई चैंपियनशिप ट्रॉफी आयोजित करता है। दूसरा है कि वर्ष 2024 का संस्करण 8 से 17 सितंबर 2024 को चीन के हुलुनबुई सिटी में आयोजित किया गया था, और भारत ने वर्ष 2024 में चीन को हराकर 5वीं बार एशियाई हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने सायक गठबंधन की प्रणाली तैयार की? तो लॉर्ड बेलेजली ने सायक गठबंधन की प्रणाली तैयार की थी। इस प्रणाली के माध्यम से कई देशी रियासतों को ब्रिटिश कंपनी के अधीन किया गया। इस प्रणाली का उद्देश्य ब्रिटिश शक्ति को भारत में मजबूत करना और अन्य यूरोपीय शक्तियों, विशेषकर फ्रांस को भारत में पैर जमाने से रोकना था। इस प्रणाली के तहत ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार हुआ। इस प्रणाली ने देशी रियासतों के स्वतंत्रता को खत्म कर दिया और उनकी आर्थिक स्थिति को कमजोर कर दिया। इस प्रणाली के तहत देशी रियासतों को ब्रिटिश सरकार के साथ शर्तानुसार संधि करनी होती थी। तो बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और इस आपका जो ये वाला जो आपका पेपर था 2024 का, उसका ये जनरल अवेयरनेस का लास्ट क्वेश्चन है कि गर्मियों में 25 क्वेश्चन ही आपके पूछे जाते हैं। गर्मियों में उत्तर भारत में बहने वाली गर्म स्थानीय हवा कहलाती है, तो लू कहलाती है। गर्मियों में उत्तर भारत में बहने वाली गर्म स्थानीय हवा लू कहलाती है। लू ग्रीष्म काल का एक प्रभावी लक्षण है। ये धूल भरी गर्म एवं शुष्क पवनें होती हैं, जो कि दिन के समय भारत के उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों में चलती हैं। पुर्गा आपकी क्या है? तो पुर्गा एक शीतकालीन हवा है जो साइबेरिया से आती है। आम्रवर्षा क्या है? तो यह एक मानसूनी हवा है जो गर्मियों में दक्षिण पश्चिम में चलती है। चिनूक उत्तरी अमेरिका के रॉकी पर्वतों में बहने वाली एक गर्म एवं शुष्क हवा है। इसे स्नोइटर भी कहा जाता है क्योंकि यह बर्फ को पिघला देती है। तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट है, लू। ये आपके 25 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए। ये क्लास आपकी एसएससी सीजीएल टायर फर्स्ट के लिए इम्पोर्टेंट है, और इसमें आपके जो पिछली परीक्षाओं में पूछे हुए क्वेश्चन हैं आपके जनरल अवेयरनेस से, वही क्वेश्चन आपके जो पेपर हो चुके हैं 2024 और 23 में, और इसके बाद आपके प्रैक्टिस सेट है। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट करें।